हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक ऑडिट का आज सेकंड क्लास है। चलिए देखते हैं क्या क्या आता है सेकंड क्लास पर। पहला हमारा आता है इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी। बैंक इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करता है बैंक इनकम को कैसे मत हम तो एस 9 में तो हम अकाउंटिंग में एस 9 में पढ़े हुए हैं कि इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो जब इनकम सर्टेनिटी हो जाएगा और अल्टीमेट रिसीव का सर्टेनिटी आ जाएगा तब हम इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखिए, जो बैंक बैंक ऐसा क्या करता है, एक बैंक में है एक परफॉर्मिंग एसेट और दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट परफॉर्मिंग एसेट है जो हम लोन दिए हैं, अगर वो टाइम टू टाइम ड्यू डेट पर हमको इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं तो हम इसको परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अगर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर हमारा जो 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 लोन दिए हैं, अगर वो 90 डेज से, अगर उसका ड्यू डेट से 90 डेज क्रॉस कर गए, अगर उसका पेमेंट नहीं आया तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। एक्रुअल जो परफॉर्मिंग एसेट को कैसे बुक किया जाता है, एक्रुअल बेसिस एक्रुअल बेसिस पर। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कैसे बुक किया जाता है, कैश बेसिस पर। अगर आपका जो लोन है वो ड्यू डेट पर नहीं मिल रहे हैं और आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो ऐसा तो ये तो गलत हो गया। तो बैंक के पास कुछ आया नहीं तो अब दिखा रहे हो कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है, ये गलत हो जाएगा। तो परफॉर्मिंग एसेट क्या कहता है, तो परफॉर्मिंग एसेट एक्रुअल बेसिस पर बुक होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म एंड कंटेंट, क्या क्या फॉर्म है। ये जो बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स बनाने में क्या फॉर्म है, ये तो हम एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ेंगे क्या फॉर्म है, कैसा वो कैलकुलेट होता है, वो हम एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रहता है क्या है, एक है फॉर्म ए और सेकंड में फॉर्म बी। ठीक है, फॉर्म ए क्या है, फॉर्म ए पर बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट। और फॉर्म बी क्या है, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट में कितने शेड्यूल है, बैलेंस शीट पर 12 शेड्यूल और प्रॉफिट एंड लॉस पर 4 शेड्यूल। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड क्या होता है कि रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस शीट पर 12 शेड्यूल क्या क्या है, पहला है कैपिटल, सेकंड रिजर्व, थर्ड डिपॉजिट, फोर्थ बोरोइंग और लास्ट पर क्या आता है, अदर लाइबिलिटी। ये हो गया बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। और एसेट साइड पे क्या हो गया, कैश इन बैंक, बैलेंस इन अदर बैंक, कैश इन बैंक और बैलेंस इन अदर बैंक। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है एडवांसेस, उसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट और उसके बाद आता है अदर एसेट्स। ये हो गया बैलेंस शीट 12 शेड्यूल। और जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 4 शेड्यूल है वो क्या है, इनकम फ्रॉम रेवेन्यू, ये क्या है 13 नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, जो 13 शेड्यूल है क्या है, 13 शेड्यूल है रेवेन्यू इनकम और 14 है अदर इनकम,
15 है रेवेन्यू, 15 है क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और 16 है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फॉर्म एंड कंटेंट हो गया। और उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एवरी कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको ऑडिट करना होता है, वो हम कंपनी ऑडिट में वो कवर हो जाएगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी एक्ट सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग एवरी बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करना मैंडेटरी है। ठीक है, और उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया जो कंपनी ऑडिट का, जो कंपनी अकाउंट्स में एक कंपनी ऑडिटर का जो भी एलिजिबल है बैंकिंग कंपनी का एलिजिबल वही है। सो वो जो कंपनी ऑडिट का जो एलिजिबिलिटी है ये यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देखिए ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, एक है बैंकिंग कंपनी, पहला है बैंकिंग कंपनी, सेकंड पर नेशनलाइज्ड बैंक, थर्ड पर बैंकिंग कंपनी नेशनलाइज्ड बैंक, थर्ड पर एसबीआई, फोर्थ पर एसबीआई सब्सिडरी, फिफ्थ पर रीजियोनल रूरल बैंक। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बैंकिंग कंपनी का शेयर होल्डर, एजीएम में अपॉइंट होगा, शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, और नेशनलाइज्ड बैंक में कौन करेगा, बैंक करेगा, बीओडी करेगा। बट ये दोनों क्या करेंगे, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ये भी इसी से प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद वो बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर करेंगे, नेशनलाइज्ड बैंक में बीओडी करेंगे। और एसबीआई का क्या कौन करेगा, एसबीआई का सी एंड एजी करेगा, कंसल्टेशन विथ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेकर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह लेकर सीएनडीजी एसबीआई पर ऑडिटर अपॉइंट करेगा। और एसबीआई सब्सिडरी में कौन करेगा, एसबीआई सब्सिडरी में एसबीआई अपॉइंट करेगा। ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक में कौन करेगा, रीजनल रूरल बैंक में बीओडी करेगा, बीओडी तो करेगा। सो अप्रूवल ऑफ द आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीजी से अप्रूवल लेकर रीजनल रूरल बैंक में बीओडी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, बैंकिंग कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। किससे अपॉइंट करेंगे, और प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई से अप्रूवल लेकर शेयर होल्डर बैंकिंग कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। नेशनलाइज्ड बैंक में बीओडी करेंगे, उसी तरह प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। एसबीआई में सीएनडीजी करेगा, कंसल्टेशन विद सीजी के साथ सलाहकार कर सीएनडीजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। एसबीआई सब्सिडरी में कौन अपॉइंट करेगा, एसबीआई अपॉइंट करेगा। रीजनल रूरल बैंक में कौन अपॉइंट करेगा, बीओडी अपॉइंट करेंगे, रीजनल रूरल में बीओडी अपॉइंट करेंगे। कौन, आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है
सिक्स्थ पॉइंट में क्या आ गया? रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। रेमुनरेशन, देखिए रेमुनरेशन क्या उनका कैसे फिक्स होगा? जो भी बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी में जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका जो रेमुनरेशन है वो सेक्शन 142 में बताया गया है। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जो बैंकिंग कंपनी का जो रेमुनरेशन होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बैंकिंग कंपनी तो सेक्शन 142 अप्लाई हो जाएगा। बैंकिंग कंपनी सेक्शन 142 रेफर यूट्यूब चैनल, ठीक है। और सेकंड पर जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका कैसे रेमुनरेशन फिक्स होगा? नेशनलाइज्ड बैंक है और एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई, उनका कौन रेमुनरेशन फिक्स करेगा? उनका रेमुनरेशन फिक्स करेगा कौन? आरबीआई। आरबीआई रेमुनरेशन फिक्स करेगा कंसल्टेशन विथ सीजी। सीजी से बातचीत करके आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई का कौन रेमुनरेशन फिक्स कराएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, ऑडिटर रिपोर्ट। देखिए ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा? इन द केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन व्हिच ही हैज टू स्टेट द फॉलोइंग। देखिए क्या क्या रिपोर्ट करेगा ऑडिटर? ऑडिटर ये रिपोर्ट करेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो ऑडिट किया है, जो बैंकिंग कंपनी का है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? पहला है ट्रू एंड फेयर व्यू। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? सेकंड पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है बैंकिंग कंपनी में, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक में, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो अथॉरिटी में रहकर ही किया है? क्या वो लिमिट के अंदर ही रहकर ही वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं? ठीक है, क्या वो ट्रांजैक्शन करने करने के लिए क्या बैंक के पास पावर है, अथॉरिटी है? वो भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और थर्ड पर क्या करेगा? जो भी जिस बैंकिंग कंपनी ब्रांच को ऑडिटर विजिट नहीं किया है, जिस बैंकिंग कंपनी ब्रांच को ऑडिटर विजिट नहीं किया है, क्या उससे वो रिटर्न रिटर्न मिला है या नहीं? क्या उसको जो ब्रांच ऑफिस है वहां से उसको रिटर्न मिला है या नहीं? वो भी वो ऑडिट रिपोर्ट में देगा। और क्या है? और उसको जो लगे कि हाँ ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए, तो भी वो ऑडिटर रिपोर्ट में दर्शाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक के बुक के वर्डिंग को देख लीजिए। Whether in his opinion the financial statement presented true and fair view of the affairs of the bank, in case he had called for any explanation or information, whether it has been given, whether it is satisfactory। क्या वो वही बात बोला है, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, अगर उसका कोई एक्सप्लेनेशन जरूरत हो, क्या वो उसको एक्सप्लेनेशन वो मिल सकता है कि नहीं ऑडिटर को, और वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे पाता है या नहीं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? whether or not transaction of the bank which have come to his notice have been within the power of the bank, power of that bank। जो ट्रांजैक्शन किया है वो पावर के अंदर किया हुआ है कि नहीं, बैंक के पावर के अंदर है। जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या वो अथॉरिटी है बैंक के पास, हाँ ये ट्रांजैक्शन बैंक कर पाएगा, ठीक है। और थर्ड में क्या कहता है? whether or not returns received from offices and branches of the bank have been found adequate for the purpose of his audit। जो
ब्रांच ऑफिस को ऑडिटर विजिट नहीं किया है, वहां से वो रिटर्न रिसीव किया है या नहीं, उसके बारे में भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पर, एनी अदर मैटर व्हिच ही कंसिडर्स शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर मैटर, अगर कोई भी ऐसा मैटर हो जो जो ऑडिटर है उसको लगा कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए, तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट में बता सकता है। ये जो फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है वो आपका जो ऐसे 700 सीरीज में वो तो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट 8th पॉइंट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, LFAR। कंपनी, बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को मैंडेटरी है कि LFAR वो देगा। जो LFAR है वो क्या है कि RBI ऐसा एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि ऑडिटर आपको LFAR देना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या क्या मैटर रहेगा वो RBI ही फिक्स करेगा। किसके बारे में LFAR में किसके बारे में बताना है तो वो RBI फिक्स करेगा। ठीक है। वो जो LFAR है वो कितने दिन में दिया जाएगा, बिफोर एंड ऑफ जून 30th जून एवरी ईयर में उसको देना पड़ेगा। ठीक है। देखिए क्या वर्डिंग देख लीजिए, किसको देना पड़ेगा, ऑल बैंकिंग कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक, सबको देना पड़ेगा। Beside the audit report, as per the statutory requirement discussed above, the terms of appointment auditors of a public sector bank, private sector bank, foreign bank, as well as their branches, सबको require the auditors to also furnish a long form audit report. foreign bank, public bank, private bank, सबको एक LFAR देना पड़ेगा। The matters which the bank require that auditors to deal with the long form audit report have been specified by the Reserve Bank of India. RBI बोलेगा कि कौन सा मैटर LFAR में आपको देना चाहिए, वो RBI ही और उसके गाइडलाइन में वो बताएगा। तो LFAR is to be submitted before 30th जून एवरी ईयर 30 जून के पहले आपको LFAR देना पड़ेगा। टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ LFAR, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ द LFAR इज रिक्वायर्ड। टाइमली सबमिशन, ठीक टाइम में आपको LFAR देने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। LFAR बनाने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग टू RBI। रिपोर्टिंग टू RBI में क्या आता है, देखिए, the RBI issues circular relating to implementation of a recommendation of a committee on legal aspect of bank frauds applicable to all scheduled commercial bank excluding regional rural bank। देखिए, RBI issues circular relating to implementation of a recommendation of a committee on legal aspect of bank frauds applicable to all scheduled commercial bank excluding regional rural bank। all fraud जिसके बारे में आप RBI को क्या करोगे, RBI एक जो सर्कुलर इशू किया है फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड के रिगार्डिंग जो भी क्या RBI इशू किया है, जो भी सर्कुलर इशू किया है फ्रॉड के रिगार्डिंग, अगर वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पब्लिक ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग RRB रीजनल रूरल बैंक, रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑफ accounting auditing profession shared circular provided as under। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, if an accounting professional whether in the course of internal or external audit of the process of institutional audit finds anything suspectable to be fraud or fraudulent activity or act excess power or smell of any foul play in any transaction, he should refer the matter to the regulator। Any deliberate failure in the part of the auditor should render himself liable for action। अगर अगर ऑडिटर को कुछ संदेह है और फॉल पे मतलब स्मेल, मतलब उसको लगा है हाँ यहाँ पर कुछ फ्रॉड होती है, मतलब हुआ है, मतलब उसको लगा है कि हाँ यहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत वो रेगुलेटर को बताएगा। रेगुलेटर कौन है, वो हमारा RBI, बैंकिंग कंपनी का रेगुलेटर RBI है।
वो रेगुलेटर को तुरंत बताएगा। अगर वो नहीं बताता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा, क्या उसके ऊपर फाइन जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द प्रोविजन ऑफ एस ए 250। उस एस ए 250 में हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एस ए 240 जो फ्रॉड के रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे 240 उसको हम ऐसे 240 कवर कर लेंगे। और उसके बाद आता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फ्रॉड के अंदर फ्रॉड को कैसे रिपोर्ट करेगा, देखिए फ्रॉड है, अगर मान लीजिए ऑडिटर को पता चल जाता है कि हाँ फ्रॉड हुआ है, अगर ऑडिटर को पता चल जाता है कि फ्रॉड हुआ है तो क्या होगा, देखिए अगर फ्रॉड के अमाउंट 1 करोड़ से कम है, अगर फ्रॉड के अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो क्या होगा, रिपोर्ट करेगा किसको, बोर्ड और ऑडिट कमिटी को रेफर करेगा, रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, रिपोर्ट करेगा किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करेगा कितने दिन में, 2 डेज में। अगर जिस दिन उसको पता चला उसके 2 दिन के अंदर बोर्ड को रिपोर्ट कर देगा। बोर्ड को रिपोर्ट कर दिया, क्या रिपोर्ट करेगा कि कौन फ्रॉड किया है, नेचर ऑफ फ्रॉड कैसा है, और कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। क्या होगा, नेचर ऑफ फ्रॉड और डिस्क्रिप्शन, क्या फ्रॉड हुआ है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, और पार्टी इन्वॉल्व, कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। और बोर्ड रिपोर्ट में क्या दिया जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट में क्या दिया जाएगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड, क्या फ्रॉड हुआ है, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, वेदर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट कौन इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और क्या एक्शन लिया गया है, उस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या एक्शन लिया गया है, उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया है, ठीक है। अगर उसी प्रकार फ्रॉड 1 करोड़ से एबव है, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। कितने कैसे रिपोर्ट करेगा, देखिए विद इन द 2 डेज ऑफ नॉलेज वो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 डेज, और वो दे देगा, बोर्ड को दे देगा और बोलेगा कि मेरे को 45 डेज में रिप्लाई चाहिए इसका। ऑडिटर बोर्ड को देकर बोलेगा, और क्या आएगा, अगर बोर्ड ने रिप्लाई दे दिया तो क्या करेगा, रिप्लाई ऑब्जर्वेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, फॉरवर्ड रिपोर्ट रिप्लाई ऑब्जर्वेशन क्लॉज कमेंट्स टू सीजी विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाई ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो क्या करेगा, जितने जो बोर्ड से जो रिपोर्ट मिलेगा उसको 45 डेज के अंदर ऑडिटर को जो बोर्ड से रिपोर्ट मिलेगा वो क्या करेगा, उसको 15 डेज के अंदर वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। क्या क्या देगा, रिपोर्ट तो देगा, जो ऑब्जर्वेशन किया वो भी देगा, और क्या जो ऑब्जर्वेशन आया उसको भी देगा, और क्या उससे कमेंट भी करेगा कि ये होना चाहिए था, ये हुआ है, और कमेंट भी करेगा उसके अंदर, ठीक है। अगर बोर्ड रिप्लाई नहीं दिया तो क्या करेगा, रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा, और नोट कंटेनिंग डिटेल्स रिपोर्ट फॉर व्हिच फेल्ड टू रिसीव एनी रिप्लाई ऑब्जर्वेशन टू रिसर्च, और वो बोल दिया कि वो मैंने दिया था बोर्ड को, ये रिपोर्ट दिया था और वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। ऐसा बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दे देगा। ये आप चार्ट देख लीजिएगा, आप बना लीजिएगा खाते में, और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो कंडक्टिंग एन ऑडिट, ये इसका हम बाद में करेंगे, पहले हम छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं। उसके बाद है एडवांसेस। देखिए एडवांसेस क्या है, शेड्यूल 9 में आता है, एडवांसेस बैंक के लिए एसेट है, ठीक है। एडवांसेस आर amount or amount of money of a credit given as a loan from a bank to another party with the agreement that money will be repaid। अनदर पार्टी को जो लोन दिया है उसको एडवांस किया है। ऑल बैंक लोन्स आर मेड एट इंटरेस्ट व्हिच वाज compensation of borrowing। For borrowing, advances generally constitute the largest item on the asset side।
of the balance sheet of a bank and are a major source of its income. बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोन, उसके जिससे वो इंटरेस्ट कमाता है. Audit of advance is one of the most important area covered by the auditor in the bank audit. बैंक ऑडिट में ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, ज्यादातर फ्रॉड यहीं पर होता है. इट इज नेसेसरी दैट ऑडिटर्स शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री. ये भी नेसेसरी है क्या, ऑडिटर को बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज होना अत्यंत जरूरी है. ठीक है. एंड द रेगुलेशन ऑफ द गवर्निंग बैंक्स, और बैंक का रेगुलेशन के और कंप्लायंस उसके अंदर क्या लॉ लगता है उसको भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है. ऑडिटर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस फंक्शनल एरिया ऑफ द bank branches, its process, procedures, systems, and prevailing internal controls with regard to advances. एडवांस को लेकर बैंक ब्रांच और इट्स प्रोसेस, इस सबके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. कितने प्रकार का एडवांसेस हो सकता है? दो तरह का. एक है फंडेड, दूसरा है नॉन फंडेड. फंडेड में क्या होता है कि आपको कैश मिल जाता है, कैश मिलता है, मतलब आप बैंक में गए और आपको कैश मिला, वो फंडेड है. फंडेड का जो है क्या है, वो टर्म लोन है और डिमांड लोन है और कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, ये सब फंडेड हो गया. नॉन फंडेड क्या हो गया? लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, ये सब क्या है? नॉन फंडेड हो गया. फंडेड का मतलब आपको लिक्विडिटी फॉर्म में मिलता है, और जो नॉन फंडेड है आपको गारंटी मिलता है कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है कि फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा. ऐसा ही है. ठीक है. जो नॉन फंडेड है. और उसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है. एडवांसेस कंपेयर टू फंडेड अमाउंट ऑफ टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट, परचेज, पार्टिसिपेशन रिस्क शेयरिंग बेसिस. पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्क शेयरिंग बेसिस मतलब वो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देना, वह है पार्टिसिपेशन रिस्क शेयरिंग बेसिस. इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन, स्टाफ को लोन देना, ये भी फंडेड है. उसके बाद आता है लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब अलग अलग लिखा जाएगा. बिल्स परचेज अलग लिखा जाएगा, कैश क्रेडिट अलग लिखा जाएगा, टर्म लोन अलग लिखा जाएगा, सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना, वो भी अलग लिखा जाएगा, टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है, वो भी अलग लिखा जाएगा. कवर्ड बाय अदर बैंक, कवर्ड बाय गवर्नमेंट, ये कितना है, वो भी सब अलग अलग लिखा जाएगा. सेपरेटली सब दिखा जाएगा, है ना. ठीक है. उसके बाद आता है एडवांस इन इंडिया, एडवांस आउटसाइड इंडिया. एडवांस इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक, अदर्स. और एडवांस आउटसाइड इंडिया में ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स क्या हो जाएगा? बिल परचेज, डिस्काउंटेड, सिंडिकेट लोन, अदर्स. जो एडवांस है उसको कैसा दिखा जाएगा? जो बैलेंस शीट में प्रायोरिटी सेक्टर में दिखा जाएगा. तो प्रायोरिटी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जो इंडिया में एडवांस दिया जाएगा उसको इसी तरह का दिखा जाएगा, और जो एडवांस जो आउटसाइड इंडिया में लोन दिया जाएगा उसको इस तरह दिखा जाएगा. ठीक है. उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. एडवांसेस कितने तरह के हैं, कितने प्रकार है, कितने प्रकार उसको क्लासिफाई करते हैं? एक सेक्टर वाइज करते हैं, दूसरे सिक्योरिटी वाइज करते हैं, तो तीसरे प्रूडेंशियल लॉ में करते हैं. सेक्टर वाइज में एक प्राइवेट सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर आ गया और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो सब आ गया. MSME, मीडियम स्मॉल, वो जो एंटरप्राइज है वो आ गया. और नॉन प्राइवेट सेक्टर में अदर आ गया. सिक्योरिटी वाइज में कौन सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड, ये दो तरह की है. और प्रूडेंशियल लॉ में स्टैंडर्ड और NPA, ये दो तरह की है. ठीक है. पहले हम देखेंगे सेक्टर वाइज. सेक्टर वाइज क्या होगा? देखिए सेक्टर वाइज में क्या आ जाएगा? RBI इशू कॉमन गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर व्हिच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो. एक कॉमन गाइडलाइन RBI ने इशू किया है जिसको बैंक को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. कि एक कॉमन गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा. दीज गाइडलाइन कवर रेट ऑफ इंटरेस्ट. उसी गाइडलाइन में क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, सर्विस चार्जेस हो गए, रिसिप्ट कितना आप इंटरेस्ट लोगे, कितना सर्विस चार्ज लोगे, कितना रिसिप्ट सैंक्शन करोगे, कितना रिजेक्शन होगा, वो सब
गाइडलाइन में सब कुछ दिया हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई ऑल्सो इशू टारगेट फॉर बैंक्स फॉर लेंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर। आरबीआई भी एक टारगेट भी इशू किया है कि आपको एक साल में इतना ही प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना है, आपको ये टारगेट को फुलफिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रायोरिटी सेक्टर के एग्जाम्पल तो देख लिए, जो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब हो गया क्या प्रायोरिटी सेक्टर में। और अदर सब आ गया नॉन प्रायोरिटी में, अदर सब, और जो भी बिजनेस है और जो भी कंपनी का है वो सब अदर में आ गए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी वाइज। सिक्योरिटी वाइज में क्या आगा, एक सिक्योरिटी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी, दूसरा है कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, जिसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा, जिसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। और दूसरा है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है कि वो एडिशनल सिक्योरिटी, मतलब वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी में तो आपको लोन दिया जाएगा और वो एक एडिशनल कुछ सिक्योरिटी दिया जाएगा, वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। बैंक एज a security or collateral ask security or collateral while lending to assure the borrower will return on the money bank in prescribed time, else banks have legal authority to sell the collateral to recover its money। क्या है कि बैंक अगर आपको बैंक के जो लोन आपको आप वो नहीं चुकाए तो बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो आपका जो सिक्योरिटी है उसको वो बेच सके, ठीक है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी में क्या आ गया, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी में क्या है, सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोयर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट व्हिच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। दिस सिक्योरिटी इज प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस। एडवांस के लिए ये है क्या, प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रायोरिटी सिक्योरिटी, इसके अगेंस्ट ही आपको लोन मिलेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कुछ लोन नहीं, कोलैटरल के अगेंस्ट में कुछ ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, जितना प्राइमरी सिक्योरिटी उतना ही आपको मिलेगा, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में उतना ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैन बी एनी फॉर्म दैट टैंजिबल और इनटैंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल, वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। कुछ एडिशन में कुछ दिया जाएगा, वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। ये एग्जांपल याद रखिएगा, टैंजिबल हो गया कि इंटेंजिबल हो गया, मूवेबल होने से इमूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्टेड बाय द बैंक। बैंक क्या क्या एक्सेप्ट करता है सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और गारंटर, एक गारंटर भी एक्सेप्ट कर सकता है। गुड्स, स्टॉक, डेटर, रिसीवेबल, ये भी वो प्राइमरी सिक्योरिटी में एक्सेप्ट कर सकता है। गोल्ड और ऑर्नामेंट और बुलियन, बुलियन मतलब जो गोल्ड का बिस्किट है बुलियन, उसको भी वो प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह ले सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास कुछ लैंड हो गए जो इमूवेबल है, ठीक है। और प्लांटेशन, आपका जो एग्रीकल्चर, मतलब आपके जो अगर आप कुछ पेडी किए हुए हो आपके लैंड पर, उसको भी वो प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह ले सकता है। थर्ड पार्टी गारंटी, कोई थर्ड पार्टी आपको गारंटी दे। बैंकर्स जनरल लेन, बैंक के ऊपर जनरल लेन भी लग सकता है कि अगर आपके पास वो बैंकर का जनरल लेन है, क्या है उस उसका अधिकार है कि वो आपका जो पैसा है कि आपके पास उसका आपका कुछ सिक्योरिटी है वो उसको होल्ड करके रख सकता है। और एल आई सी के भी वो आपके भी वो उसको गिरवी रख सकते हो। और स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी और अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई आपका कुछ शेयर खरीदे हो जिसके अगेंस्ट में आपको पैसा चाहिए, आप शेयर को गिरवी रखकर बैंक पर आप भी क्या लोन ले सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ क्रिएशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्रिएट करने में कितने तरह का मोड है देखिए। पहला है मॉर्गेज। जो मॉर्गेज है वो दो तरह के, एक है रजिस्टर्ड, दूसरा है इक्विटेबल। मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज क्या है, कुछ जो कि आप गिरवी रखते हो, ठीक है, जो भी आप गिरवी रखते हो जिसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता है। मॉर्गेज ये सब कुछ है, जो सिक्योरिटी है वो सब कुछ आप गिरवी रखते हो। और उसके मॉर्गेज है, एक टाइप का मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज आर द सेवरल काइंड बट द मोस्ट इंपोर्टेंट आर द रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होगा
कि आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को आपको साइन करना पड़ेगा, साइन करेगा, मॉर्गेज डीड को साइन करेगा करना पड़ेगा बाय द मॉर्गेजर, इट रजिस्टर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेज एज ए सिक्योरिटी। आपको मॉर्गेज डीड में साइन करना पड़ेगा कि आपको ये लैंड के आपको ये कुछ जो भी चीज आपके जो भी आप सिक्योरिटी को गिरवी रखना चाहते हो रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड में आप उसको साइन कर दोगे, ठीक है। और इक्विटेबल मॉर्गेज में आपको रजिस्टर जो मॉर्गेज डीड साइन करना नहीं पड़ेगा। वो जो आपके पास जो भी उस एसेट के बदले में आपके पास जो भी उसका जो रिसिप्ट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, उसको ट्रांसफर करने से वो हो जाएगा इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट इज अफेक्टेड बाय ए मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल विथ इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी। और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी रिसिप्ट होगा, उसको ट्रांसफर करने से आपका इक्विटेबल मॉर्गेज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेज। प्लेज में क्या होगा? Pledge thus involves bailment or delivery of goods by the borrower to the lending bank with the intention of creation of a charge thereon so security for the advances। कुछ जो भी आप सिक्योरिटी देना चाहते हो किसको, वो बैंक को जो भी सिक्योरिटी देना चाहते हो वो टाइटल डीड, मतलब उसके पास तो वो जिसका जो फिजिकल तो उसके पास ट्रांसफर हो गया, मतलब आप सोना दे रहे हो, गोल्ड दे रहे हो, वो तो फिजिकली उसके पास चला गया, मतलब मालिक कौन है? मालिक आप हो, ठीक है। तो लीगल ओनरशिप द गुड्स रिमेन विद द प्लेजर, जो दिया है उसके पास लीगल ओनरशिप अभी भी है। while the lending banker gets a certain defined interest in the goods, the pledge of goods constitutes स्पेसिफिक चार्ज। जो गुड्स है उसके ऊपर कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब देखिए आपका जो गोल्ड है, आप गोल्ड लेकर बैंक में गए, बैंक उस गोल्ड को रखेगा, रखे के आपको कुछ मनी देगा। जो गोल्ड को वो बैंक के पास रखा हुआ है उसका मालिक कौन है? आप हो, ठीक है। और उसके पास मालिक तो आप हो, बट उसके जो बैंक के पास राइट है कि वो उसको भी आप पैसा नहीं दिए तो वो उसको भी बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या है? हाइपोथिकेशन इज क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज which is created in favor of the lending bank by execution of hypothecation of agreement in respect of the movable security belonging to the borrower। आपके पास कुछ देखिए आपके पास कुछ एसेट है, जैसे कि आप उसको ले गए, आप उसको बैंक में दे दिए, तो आप तो आपका जो बिजनेस है वो अफेक्ट, उसका ऑपरेशन में अफेक्ट हो जाएगा। वो बैंक क्या करेगा कि वो आपको पैसा देगा, उसी एसेट के बदले में ही देगा, उसी एसेट के बदले में ही देगा। वो एसेट आप ही यूज करोगे, मतलब आप एसेट आपके पास रहेगा और बैंक आपको उसी एसेट के बदले में क्या देगा? एक ये देगा, लोन दे देगा, और उसको लिख लेगा कि ये जो गुड्स है, ये जो एसेट है, ये हाइपोथिकेशन टू बैंक, उसके ऊपर एक चार्ज। ये हाइपोथिकेशन का मतलब तो आपको पता चल गया है। जो आपके पास मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी भी आपके पास रहेगा, बैंक आपको उस गाड़ी के अगेंस्ट आपको लोन देगा, और एक रजिस्टर में एक लिख लेगा कि ये जो गाड़ी है वो इसके जो बैंक के लोन के हिसाब से लोन की अगेंस्ट में आया है, ठीक है। असाइनमेंट क्या होता है? Assignment represent to transfer of existing or future debt, right or property belonging to a person in favor of another person. Only actionable claim to any debt other than debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property, such as book debts and life insurance policy are accepted by banks as security by way of assignment। देखिए असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट ऐसा है कि आपके पास जो राइट है कि आपका डेप्टर आपको पैसा देने वाला है, आपको अभी पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आप उसके जो बिल है वो उसको आप लेकर बैंक ले जाओगे। देखिए
मैनेजर को बोलोगे सर देखिए कि ये मेरे को पैसा देने वाला है, ये इतने दिनों में पैसा देगा, तो मेरे को तो अभी के अभी पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रिसिप्ट को वो रख लेगा और आपको कुछ पैसा दे देगा, जो आप जो पैसा लेकर आप तो ले आए, और वो क्या करेगा, उसी रिसिप्ट को रखकर वो कलेक्शन कर लेगा। ऐसा डेप्टर में तो हो जाएगा, और ऐसा LIC में भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेटअप। सेटअप क्या हो जाएगा, अगर आप उसी बैंक से आपको 5 करोड़ चाहिए, आपको 5 करोड़ लोन चाहिए, और आप उसी बैंक के अंदर एक FD किए हो 10 करोड़ का, और 7 करोड़ का आपको आप एक FD किए हुए हो, तो बैंक कुछ सिक्योरिटी लेने का, बैंक को कुछ सिक्योरिटी लेने का और कुछ गारंटर लेने का कुछ कोई भी जरूरत नहीं है। आप FD के अगेंस्ट आप भी एक लोन भी ले सकते हो। ठीक है, उसको हम सेटअप करते हैं। अगर आप पैसा नहीं दिए तो आपका FD सेटअप हो जाएगा। A setup is a statutory right of a creditor to adjust wholly or partly the debit balance in the debtor's account against any credit balance lying in another account of the debtor. The right of setup enable bank to combine two accounts. ये जो टू अकाउंट, एक डिपॉजिट अकाउंट एंड लोन अकाउंट, ये जो कॉम्बाइन टू अकाउंट में होगा सेटअप होगा, ये दोनों अकाउंट में, एक लोन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट होगा, फिक्स डिपॉजिट का सेटअप होगा अगर आप पैसा नहीं दिए तो। of the same person provided both the accounts in the same name और same right। ये जो अकाउंट्स, ये जो अकाउंट है, ये सेम नेम का होना चाहिए, और सेम राइट भी होना चाहिए कि हाँ ये उसके पास राइट है कि वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है। और उसके बाद आता है लेन। लेन का मतलब, लेन इज क्रिएशन ऑफ ए लीगल चार्ज विथ कंसेंट ऑफ द ओनर which gives lender a legal right to seize and dispose, liquidate the asset under lien। हाँ, लेन क्या है, अगर आप पैसा नहीं दिए तो आपके पास जो एसेट है वो बैंक क्या करेगा कि वो उसके पास राइट है कि आपका एसेट को बेचकर वो लोन, उसके जो पैसा है वो ले सकता है। ठीक है, लेन के अंदर ये दिया हुआ है। और उसके बाद आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म में क्या आ गया, देखिए प्रूडेंशियल नॉर्म में एक है स्टैंडर्ड लोन, दूसरा है NPA लोन। स्टैंडर्ड लोन जो तो रेगुलराइज जो है, मतलब ड्यू डेट के अंदर वो पेमेंट कर दिया है, उसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। और जो रेगुलर जो ड्यू डेट से 90 डेज हो गए पैसा नहीं मिला, उसको हम NPA बोलेंगे। ठीक है, पहला देखिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म में क्या आ गया, ये है ड्यू डेट। अगर कोई लोन का जो भी ड्यू डेट है, अगर वो ड्यू डेट से पहले और ऑन और बिफोर ड्यू डेट पेड कर देता है तो उसको हम स्टैंडर्ड रेगुलर बोलेंगे। क्या हो जाएगा, अगर वो ड्यू डेट के अंदर वो ड्यू डेट के अंदर वो पैसा दे देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेगुलर। ठीक है, अगर वो पैसा ड्यू डेट के अंदर नहीं दिया और वो 90 डेज क्रॉस कर लिए, ठीक है, 90 डेज, 90 दिन के बाद हम उसको क्या करेंगे, ड्यू डेट से 90 दिन के बाद हम उसको NPA बोल देंगे कि तुम NPA हो। ठीक है, NPA बोल देंगे। ड्यू डेट से 90 दिनों बाद जो लोन है उसको हम NPA बोल देंगे, और वो नहीं दिया तो। और उससे 1 ईयर बाद, 1 ईयर, 1 ईयर बाद उसको क्या बोलेंगे, सबस्टैंडर्ड एसेट। NPA से सबस्टैंडर्ड। NPA का फर्स्ट बर्थडे, NPA से 1 साल क्या हो गया, सबस्टैंडर्ड एसेट। सबस्टैंडर्ड एसेट में 1 साल डाउटफुल, डाउटफुल 1, दूसरे साल डाउटफुल 2,
तीसरे साल डाउटफुल 3, ठीक है। डाउटफुल ये है डाउटफुल, ये है 1 ईयर, सब स्टैंडर्ड का 1 ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, और उससे ज़्यादा हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, लॉस एसेट। तो ड्यू डेट से जो दे दिया तो सब स्टैंडर्ड हो गए, स्टैंडर्ड रेगुलर हो गए। ड्यू डेट के बाद में 90 डेज में जो नहीं दिए तो एनपीए हो गया। उसके बीच में क्या आता है देखिए, अगर ड्यू डेट से 30 डेज तक, ड्यू डेट से 30 डेज, क्या बोलेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, इसको हम बोलेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 30 डेज। फिर से 30 डेज, 30 डेज, इसको हम बोलेंगे एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, और इसको हम बोलेंगे एसएमए 2, एसएमए 2। ड्यू डेट से 30 डेज, ड्यू डेट से नहीं दिया पैसा, उसके बाद 30 डेज तक क्या बोलेंगे उसको, एसएमए 0 स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसी 30 डेज से 60 डेज तक एसएमए 1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, उसको क्या बोलेंगे, 60 डेज, ड्यू डेट से 60 डेज तक क्या बोलेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और ड्यू डेट से 60 डेज से 90 डेज तक उसको क्या बोलेंगे, एसएमए 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, 60 डेज तक 90 डेज तक। और 91 डेज से 1 ईयर सबस्टैंडर्ड एसेट, सबस्टैंडर्ड एसेट से 1 ईयर डाउटफुल, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, और उसके बाद थर्ड ईयर के बाद लॉस एसेट हो गया। चलिए अभी देखते हैं आउट ऑफ ऑर्डर किसे बोलते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर समझाया, आप यहाँ पर भी डायग्राम है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हो गया, एनपीए इज लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। उसके बाद आता है जो ओवर ड्यू हो गया, 90 डेज से ओवर ड्यू हो गया, अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ओडी, सीसी, ये सब हो गया क्या। अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनपीए बोलेंगे। और कौन किसको, अगर बिल क्या हो गया, बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, अगर बिल 90 डेज तक ड्यू हो गया, पेड नहीं हुआ, तो उसको भी हम एनपीए बोलेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, an account should be treated as out of order if the outstanding balance remain continuously in excess of a sanctioned limit or drawing power। अगर आपको लिमिट दिया गया कि आप 5 करोड़ तक ही आपका ओवरड्राफ्ट मेंटेन कर सकते हो, अगर आप 5 करोड़ से 7 करोड़ कर लिए तो आपको आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। अगर आप 5 करोड़ से 7 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ ज्यादा विड्रॉल कर लिए तो आपको क्या बोलेगा, आपको आउट ऑफ ऑर्डर मिलेगा, आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया जाएगा कि आप लिमिट से बाहर चले गए। और सेकंड केस में क्या होगा, इन केस फॉर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अमाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर बट देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट डे तक कंटिन्यूअसली आप देखिए, अगर आपका जो लोन है, आपको जो सैंक्शन लिमिट है वो 5 करोड़ है, और आप उसी लिमिट के अंदर ही हो, 5 करोड़ के अंदर ही हो, अगर 90 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में कोई भी 90 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आपको क्या बोलेंगे, तो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। उसके बाद क्या आता है, क्रेडिट्स आर देयर बट आर नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, दीज आर अकाउंट्स शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। अगर जो भी क्रेडिट हुआ है, जो क्रेडिट हुआ है वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पार्ट को कवर करने के लिए भी नहीं है, जो इंटरेस्ट पार्ट को कवर करने के लिए नहीं है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए पहला क्या है,
अगर आपको सैंक्शन लिमिट दिया हुआ है, अगर उसे आपको सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ कर लिए तो आपको आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। अगर आप सैंक्शन लिमिट से रहकर ही विड्रॉ किए और 90 डेज तक आप कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ उसी अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ तो आपको क्या मानेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे। अगर क्रेडिट हुआ है तो वो जितना अमाउंट का हुआ है, अगर वो जो इंटरेस्ट डेबिटेड हुए हैं उसको कवर करने के लिए भी नहीं है, उससे कम है, तो आपको भी क्या माना जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है। ओवरड्यू क्या हो गया, देखिए पहले ओवरड्यू, उसके बाद आता है ओवरड्यू। एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। ठीक है, अगर जो भी ड्यू डेट फिक्स किया हुआ है बैंक के द्वारा, जो भी ड्यू डेट फिक्स किया हुआ है, अगर वो उसी डेट से आपको पेड नहीं किया हुआ है, आप पेड नहीं किए हुए, तो क्या होगा, तो आपको ड्यू डेट आपको ओवर ड्यू माना जाएगा। उसके बाद आता है ये जो प्रोविजनिंग है, आप तो एडवांस अकाउंट में भी देख लेंगे, चलिए हम यहाँ पर भी बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एसेट, अगर स्टैंडर्ड एसेट हो गया एनपीए का पहला पार्ट है स्टैंडर्ड एसेट में 12 ईयर तक प्रोविजन क्या आ गया, 15%। डाउटफुल एसेट जो सिक्योर है, सिक्योर डाउटफुल 1 ईयर तक है तो 25% प्रोविजन आएगा। अगर डाउटफुल सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड और थर्ड ईयर में 40%, और डाउटफुल मोर देन थर्ड ईयर तो 100%, और अनसिक्योर में ऑलवेज 100%, और लॉस एसेट में ऑलवेज 100%। ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। एनपीए में क्लासिफिकेशन क्या होगा, NPA should be based on the record of recovery, availability of a security, or net worth of a borrowing or guarantor is not to be taken into accounts for purpose of treating an advance as NPA or otherwise। ये बोला गया कि जो NPA है, आपका कितना आपको क्रेडिट हुआ है उसी के अंदर आपको उसी से आपको एनपीए कैलकुलेशन किया करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास ये जो सिक्योरिटी है उससे हम एनपीए कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या बोले कि एक आदमी 5 लाख का लोन लिया है, तो वो ड्यू डेट तक वो पैसा, और वो एक एसेट आपके पास गिरवी रखा हुआ है, अगर वो पैसा नहीं देता है तो वो हम आपको एनपीए घोषणा कर देंगे, एनपीए घोषणा कर देंगे। बट हम ऐसा घोषणा करेंगे कि आपके जो ड्यू है, जो पेमेंट को लेकर करेंगे, जो एसेट है उससे लेकर नहीं करेंगे। क्या हुआ है देखिए, एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। रिकवरी के रिकॉर्ड के अंदर हम एनपीए डिसाइड करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ बोरोयर इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स। जो आपके पास सिक्योरिटी है उसके लेकर हम एनपीए डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोयर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। ऑल फैसिलिटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वुड बी टर्म्ड एज एनपीए। एसेट को क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे कि बोरोयर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। मतलब देखिए, आप एक हाउसिंग लोन लिए हो, आप एक कार लोन भी लिए हो, अगर आप हाउसिंग लोन को नहीं चुकाया और आपका जो जो कार लोन है वो रेगुलर है, तो हम ये दोनों ही अकाउंट को हम एनपीए ही मानेंगे। ठीक है। अगर आप एक ही आदमी मान लीजिए, एक ही आदमी एक्स बैंक से लोन लिया है, होम लोन, और उसी एक्स बैंक से भी कार लोन लिया है। अगर ये कार लोन को रेगुलर करता है, रेगुलर, और ये जो होम लोन को इरेगुलर करता है, इरेगुलर, तो क्या होगा, अगर ये एनपीए हो गया तो ये भी एनपीए होगा। ठीक है, ये भी एनपीए होगा। सो फ्रेंड्स, आज तक इतना ही, और उसके बाद हम जो जो बचा कुचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज तक इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।